नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपके लिए जो सोल्डरिंग से संबंधित पिछली क्लास थी उस क्लास को इस क्लास से जोड़ने के लिए एक और नई क्लास लेके आया हूं। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है सोल्डरिंग में काम आने वाला जो फ्लक्स है वो कितने प्रकार का होता है, क्या काम होता है। तो सोल्डरिंग में काम आने वाला जो फ्लक्स है वो दो प्रकार का होता है, कोरोसिव और नॉन कोरोसिव। और कोरोसिव कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, नॉन कोरोसिव कहाँ उपयोग किए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर, सोल्डरिंग आयरन की बिट, सोल्डरिंग आयरन का तत्व और सोल्डरिंग आयरन का वाटेज आदि के बारे में हम लोग इस क्लास के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस क्लास में बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। तो साथियों, हम लोग आपके लिए फ्री में क्लासें लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है तो आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन को दबाया हुआ नहीं है, क्योंकि भविष्य में कुछ ही दिनों में हम लोग लाइव क्लासेज आपके लिए लेके आने वाले हैं और उस लाइव क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लें। तो साथियों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि सोल्डरिंग का जो फ्लक्स होता है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है और किस किस प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखना, कॉपी पेन भी आप लोग साथ में ले सकते हैं। तो साथियों, बात कर रहे थे सोल्डरिंग फ्लक्स की, सोल्डरिंग प्रवाह की या सोल्डरिंग अभिवाह की। तो सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है ये क्या काम करता है, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको कि सोल्डरिंग फ्लक्स काम क्या करता है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास के वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देखोगे तो पिछली क्लास के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, साथ ही मैंने बताया था सोल्डर के बारे में। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, फ्लक्स क्या काम करता है थोड़ा सा ढंग से देखिए। जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक मैं आपको कितना भी रटा लूं, कितने भी क्वेश्चन पढ़ा लूं, आपकी पार एग्जाम में नहीं पढ़ने वाली है। इसलिए साथियों, थोड़ा सा ध्यान दे करके, इलेक्ट्रिकल थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें केवल और केवल समझने की आवश्यकता होती है, रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप रटोगे तो समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में जब बैठोगे तो नील बराबर नील आपका रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा और भ्रमित होकर के आप लोग आते हुए क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाओगे। और अगर आपको इतना विश्वास है अपने आप पे और आप लोग केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप लोग कोई भी पेपर उठा करके उसका टेस्ट दे करके देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी में कोई भी टॉपिक हो हम लोग गहराई से समझेंगे और समझ में एक बार आ गया तो फिर बाद में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कितने एक टॉपिक है, लगभग 30 के लगभग टॉपिक सारे हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी में, और 30 टॉपिकों को ढंग से अगर हमने समझ लिया तो फिर क्या आवश्यकता है। तो समझना है, समझा हुआ हम हमेशा लंबे टाइम तक काम करता है। तो देखिए, ये दो धातुएं थी, एक धातु ये दूसरी धातु, इन दो धातुओं को तीसरी धातु द्वारा हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये तीसरी धातु है। अब तीसरी धातु को क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन द्वारा क्या देनी है, उष्मा देनी है। ये मान लीजिए आपका सोल्डरिंग आयरन है, ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है, ये सोल्डरिंग आयरन है। तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जब हम उष्मा देंगे तो ये धातु गर्म होगी और गर्म होगी तो पिघलेगी और पिघल करके कहाँ जमा हो जाएगी, जोड़ में जमा हो जाएगी। बस यही तो काम सोल्डरिंग कहलाता है। यही काम क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। अब सोल्डरिंग के अंदर ये जो फ्लक्स होता है, सोल्डरिंग का फ्लक्स, ये सोल्डरिंग का फ्लक्स काम क्या करता है वो थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए, होता क्या है, कोई भी धातु हो, ये भी तो धातु है, जब हम उष्मा देंगे तो प्रत्येक धातु क्या होगी, गर्म होगी। हम उष्मा देंगे तो प्रत्येक धातु क्या होगी, गर्म होगी। और धातुएं जब गर्म होती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा कर लेती है। किसकी परत जमा कर लेती है, ऑक्साइड की परत जमा कर लेती है। और ऑक्साइड की परत जमा हो जाने से धातुओं की जो चालकता है वो चालकता कम हो जाती है, अर्थात चालकता घट जाती है। जबकि पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि सोल्डरिंग का मेन उद्देश्य क्या है, जोड़ की चालकता बढ़ाना। जोड़ की क्या बढ़ाना, चालकता बढ़ाना, जिससे उसमें से 100% धारा प्रवाह हो सके। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, धातुओं को जब उष्मा दी जाती है, सोल्डरिंग जब हम लोग करते हैं तो धातुओं के जो
धातुओं का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, और धातुएं गर्म होने पर धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर किसकी परत जमा कर लेती है? ऑक्साइड की परत जमा कर लेती है साथियों। किसकी परत जमा कर लेती है? ऑक्साइड की परत जमा कर लेती है। और ये ऑक्साइड की परत जब जमा हो जाती है धातुओं की सतह पर, तो इनकी किसमें कमी आ जाती है? चालकता में कमी आ जाती है साथियों। किसमें कमी आ जाती है? चालकता में कमी आ जाती है साथियों। ठीक है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कहीं भी हम लोग कोई तार लगा देते हैं, किसी तार से डायरेक्ट हम लोग फंसा देते हैं, तार को घुमा करके ऐंठ करके, तो बार बार वहां स्पार्किंग होता रहता है। स्पार्किंग के कारण वहां पे क्या होता रहता है? वहां पे तापमान बढ़ता रहता है, उष्मा उत्पन्न होती रहती है, और उस उष्मा के कारण जो जॉइंट है, आपने जहां तार लगाया है वो जॉइंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वहां ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, और ऑक्साइड की परत जमा हो जाने के कारण उस जॉइंट से कई बार धारा प्रवाहित होना ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग बार बार कई बार तार को हिलाते हैं, तो तार में से धीरे तार को हिलाने पर करंट आती है, फिर वापस चली जाती है, आना बंद हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। तो वही काम यहाँ होता है कि जब हम लोग धातुओं को पर सोल्डरिंग करेंगे तो धातुएं गर्म होगी, धातुएं गर्म होगी तो उनकी सतह जो है, गर्म धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा कर लेगी, और ऑक्साइड की परत जब जमा हो जाएगी तो धातुओं की चालकता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि धातुओं की जोड़ की चालकता में वृद्धि करना, जोड़ की चालकता बढ़ाना ही सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो सोल्डरिंग का जो मेन उद्देश्य है वो हमसे कहीं दूर जा रहा है, अर्थात सोल्डरिंग का मेन उद्देश्य चालकता बढ़ाना है। यहाँ तो चालकता में क्या आ गई? कमी आ गई। किसके कारण? ऑक्साइड की परत जमा होने के कारण। और ऑक्साइड की परत जमा हो जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है या ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्साइड की परत जमा होने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं एक ही शब्द में? ऑक्साइड की परत जमा। किसकी परत जमा? ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, लेयर जमा हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण होना बोल देते हैं, जिससे चालकता में क्या आती है? कमी आती है। अर्थात हमारा सोल्डरिंग का उद्देश्य कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है? इससे बचाव के लिए हमें किसका उपयोग करना है? फ्लक्स का उपयोग करना है साथियों। सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करना है, सोल्डरिंग प्रवाह का फ्लक्स उपयोग करना है, सोल्डरिंग अभिवाह का उपयोग करना है। देखिए, फ्लक्स को प्रवाह भी बोल देते हैं, अभिवाह भी बोल देते हैं निम्मी के अंदर। कोई दिक्कत आपको? सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। सोल्डरिंग फ्लक्स को हम लोग प्रवाह या अभिवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालकता में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण क्यों हुआ? ऑक्साइड की परत जमा होने के कारण। अब इससे बचाव के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? फ्लक्स का। तो देखिए, फ्लक्स क्या काम करता है? देखिए, फ्लक्स क्या करेगा? ये जो जोड़ है ना, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जो जमा हो गई है, ये जो ऑक्साइड की परत इस जोड़ पर जमा हो जाती है, इस ऑक्साइड की परत को हटाने का काम कौन करता है? ऑक्साइड की परत को हटाने का काम कौन करता है? फ्लक्स करता है। तो जोड़ी जाने वाली धातु की सतह के ऊपर अगर ऑक्साइड की परत जमा भी हो गई है पहले से ही, तो या पहले से ही जमी हुई है, तो उसको क्या करता है? अपने साथ घोल लेता है। अपने साथ क्या कर लेता है? घोल लेता है, और घोल करके उसको इस जोड़ से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स का काम क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, फ्लक्स होता क्या है? यह चूर्ण या लेई। लेई का मतलब है पेस्ट। लेई का मतलब क्या है? देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लेई का मतलब है पेस्ट। ठीक है, चूर्ण को हम लोग क्या बोल देते हैं? पाउडर बोल देते हैं, पाउडर। ठीक है, तो चूर्ण या लेई के रूप में पाया जाता है। और कैसा मिश्रण होता है? रासायनिक मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? मिश्रण होता है, रासायनिक मिश्रण होता है। कौन होता है? फ्लक्स। अब देखिए, कार्य क्या है? फ्लक्स का कार्य क्या है? कार्य
कार्य। किसका कार्य? फ्लक्स का कार्य। ध्यान रखना, किसका कार्य? फ्लक्स का कार्य। देखिए पहला कार्य क्या हो गया? जोड़ से जोड़ को साफ करना। जोड़ को क्या करना? साफ करना व ऑक्साइड से मुक्त करना। ऑक्साइड से मुक्त रखना। ऑक्साइड से मुक्त रखना। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं जोड़ को ऑक्सीकरण से बचाना। ऑक्सीकरण से बचाना। जोड़ को किससे बचाना? ऑक्सीकरण से बचाना। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ से जोड़ को ऑक्साइड घुलने से ऑक्साइड घुलने से बचाना। कैसे भी बोल सकते हो, इन सब का मतलब एक ही आ रहा है, ये जोड़ को साफ रखना और ऑक्साइड से मुक्त रखना एक ही बात है। जोड़ को ऑक्सीकरण से बचाना, ये भी वही बात है। और जोड़ को ऑक्साइड घुलने से बचाना, ये भी एक ही बात है। इन सब का मतलब क्या है? एक ही है, एक ही मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस सोल्डरिंग फ्लक्स के अन्य कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो अन्य कार्य क्या है? ये तो मुख्य कार्य था। कैसा कार्य था? ये तो भाई मुख्य कार्य था। अब अन्य कार्य, ये तो कैसा कार्य था? मुख्य कार्य। अब अन्य कार्य क्या क्या है? तो देखिए फ्लक्स के अन्य कार्य हम लोग देख लेते हैं। अन्य कार्य क्या है? सबसे पहली बात, जो तीसरी धातु होती है ना, फिलर धातु, जिसको हम सोल्डर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिलर धातु या सोल्डर भी बोल देते हैं, बताया था पिछली क्लास में। तो सोल्डर को जोड़ तक पहुंचाना, सोल्डर को पिघला करके जोड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लक्स करता है। ठीक है, उसके बाद सोल्डर को, जोड़ को साफ करने का काम कौन करता है? फ्लक्स करता है। उसके बाद जो आपका सोल्डर होता है, इसको पिघलाने में शीघ्र पिघलाने में सहायता कौन करता है? फ्लक्स करता है। तो सबसे मेन काम जोड़ को साफ करना, वो ऑक्साइड से मुक्त रखना। जोड़ को साफ करना, वह ऑक्साइड से क्या रखना? मुक्त रखना। ठीक है, जोड़ को ऑक्सीकरण से बचाना या जोड़ को ऑक्साइड घुलने से बचाना एक ही बात है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स के अन्य कार्य, फ्लक्स के अन्य कार्य, अन्य कार्य। तो देखिए फ्लक्स के अन्य कार्य क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम है जोड़ को साफ करना। जोड़ को साफ करना। ठीक है, दूसरा सोल्डर को जोड़ तक पहुंचाना। सोल्डर को जोड़ तक पहुंचाना। ठीक है, और सोल्डर को पिघलाने में शीघ्रता करना। शीघ्रता करना। देखिए ये अन्य कार्य है। किसके हैं? सोल्डरिंग फ्लक्स के अन्य कार्य हैं, तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है, ये सोल्डरिंग फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? तो देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स दो प्रकार का होता है। सोल्डरिंग फ्लक्स के प्रकार,
सोल्डरिंग फ्लक्स के प्रकार, फ्लक्स के प्रकार। तो देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है साथियों। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक है कोरोसिव फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स, और दूसरा प्रकार है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, देखिए कोरोसिव जो फ्लक्स है इसको हम लोग बोल देते हैं अकार्बनिक फ्लक्स, अकार्बनिक, अकार्बनिक फ्लक्स भी इसको बोल दिया जाता है। और नॉन कोरोसिव को हम लोग कार्बनिक फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कार्बनिक फ्लक्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली बात करें हम लोग, तो सबसे पहली बात करेंगे कि कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, दूसरी बात करेंगे नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए कोरोसिव फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स देखिए जिस फ्लक्स के अंदर, जिस फ्लक्स के अंदर, जिस फ्लक्स के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा पाई जाती है, अर्थात जिस फ्लक्स में अम्ल तथा क्षार पाए जाते हैं वह फ्लक्स कहलाता है कोरोसिव फ्लक्स। तो देखिए इसमें क्या है, अम्ल तथा क्षार पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो कोरोसिव फ्लक्स होता है जिसको हम लोग अकार्बनिक फ्लक्स भी बोलते हैं, तो अकार्बनिक फ्लक्स या कोरोसिव फ्लक्स अगर किसी धातु पर लगा रह जाता है, धातु पर लगा रह जाता है तो धातु को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और लगा रह जाता है तो नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान क्या पहुंचा सकता है, धातु पर जंग लग सकती है। ठीक है, तो यह धातु पर लगे रह जाने पर, लगे रह जाने पर नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। जैसे क्या लगना, जंग लगना। जैसे क्या लगना, जंग लगना। ठीक है, क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसके उदाहरण क्या है। जैसे, जैसे हम लोग बात करें तो कौन कौन से जो फ्लक्स है वो कोरोसिव फ्लक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद हम लोग बात करें तो जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ये कैसे किस प्रकार के फ्लक्स है, कोरोसिव प्रकार के फ्लक्स है। किस प्रकार के फ्लक्स हैं ये कोरोसिव प्रकार के फ्लक्स हैं तीनों ही, ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड को हम लोग लिख देते हैं NH4Cl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं HCl, और जिंक क्लोराइड को ZnCl2। ठीक है, अब देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का हम लोग उपयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील में। ध्यान रखना, नोट कर लेना,
स्टेनलेस स्टील में अगर आप लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं ना, तो वहां पे किसका उपयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड का हम लोग उपयोग करेंगे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए पहले तो इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूं, आपका एक सस्पेंस दूर करूंगा। काफी लोगों को पता रहता है कि जस्ते में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड जस्ते का है ना, इसलिए ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जस्ते में सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड नामक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। और ज्यादातर किताबों में भी, कुछ किताबों में भी दे रखा है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जस्ते में जिंक के अंदर सोल्डरिंग करनी है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में। और क्यों किया जाता है मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो इस प्रकार की है कि जब इसको हवा में छोड़ा जाता है तो इसमें आग लगने लगती है, धुआं निकलने लगता है इसके अंदर से। इसलिए इसमें 2/3 दो भाग, लगभग 2 या 3 भाग इसके अंदर हम लोग जल मिलाते हैं, और जल मिला करके हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, जल में डुबोकर इसको रखा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो जस्ते के साथ मिलाने पर यही जिंक क्लोराइड बनता है। जस्ते के ऊपर जब सोल्डरिंग करेंगे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फ्लक्स का उपयोग करके, तो जिंक क्लोराइड की परत उस जस्ते के ऊपर जमा हो जाएगी, जो जस्ते का ही एक प्रकार, जस्ते का ही एक फ्लक्स हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है जस्ते की वस्तुओं में सोल्डरिंग करने के लिए। ध्यान रखना है इस बात का, जिंक क्लोराइड का नहीं। जिंक क्लोराइड को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। तो जस्ते में क्या करने के लिए? सोल्डरिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें जिंक क्लोराइड की, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं तांबे के अंदर और पीतल के अंदर। तो तांबे और पीतल की वस्तुओं में टांका लगाने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तांबा व पीतल दोनों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। हो गया? ठीक है साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। हो गया? उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो आपका था कौन सा? कोरोसिव फ्लक्स। अब हम बात करेंगे नॉन कोरोसिव फ्लक्स की। तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन कौन से होते हैं? तो दूसरा प्रकार है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्बनिक फ्लक्स भी बोलते हैं। कैसा फ्लक्स है? कार्बनिक फ्लक्स। कार्बनिक फ्लक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है? जिनके अंदर अम्ल अम्ल व क्षार बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। ठीक है, ऐसे फ्लक्स क्या कहलाते हैं? नॉन कोरोसिव या कार्बनिक फ्लक्स के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना। और धातु की सतह पर ये लगे रह जाते हैं, तो धातु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात करें कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या है, तो देखिए तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किसका तेल? तारपीन का तेल। उसके बाद हम लोग बात करें रेजिन की, तो रेजिन। उसके बाद हम लोग बात करें तो बोरेक्स की, बोरेक्स। ये सब के सब नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब देखिए तारपीन का जो तेल है ना, इस तारपीन के तेल को हम लोग बोल देते हैं टल्लो टारपाइन, सॉरी, टल्लो टारपेंटाइन। टल्लो टारपेंटाइन। टल्लो टारपेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है किसको? तारपीन के तेल को। और तारपीन के तेल का जो उपयोग है ना, वो कहाँ किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तारपीन के तेल का उपयोग हम लोग विद्युत चालकों को जोड़ने तथा कॉयल लीड
पर सोल्डरिंग के लिए। जोड़ना या सोल्डरिंग करना एक ही बात है। कॉइल लीड पर सोल्डरिंग करने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है? टल्लो टारपेंटाइन, तारपीन का तेल। उसके बाद हम लोग बात करें रेजिन की, तो देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, रेजिन को हम लोग एक्चुअल में अंग्रेजी में बोलते हैं रोजिन। ये क्या होता है? रोजिन होता है, हम लोग इसको रेजिन भी बोल देते हैं। और साथ ही इसको हम लोग बोरोजा भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बोरोजा भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल देते हैं? बोरोजा। रोजिन, रेजिन या बोरोजा एक ही बात है, ठीक है। अब बोरोजा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, बोरोजा का उपयोग हम लोग करते हैं वैद्युतिक कार्यों, वैद्युतिक कार्यों व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में जब हमें सोल्डरिंग करनी होती है ना, तो हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं? रेजिन, रोजिन, या रेजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोरोजा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है अच्छी तरह। उसके बाद हम लोग बात करें बोरेक्स की। किसकी? बोरेक्स की। तो बोरेक्स को हम लोग सुहागा भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? सुहागा। बोरेक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? सुहागा। और इसका उपयोग देखिए, हमने अभी सोल्डरिंग पढ़ा है, वैसे इसका उपयोग हम लोग करते हैं ब्रेजिंग में। किसमें? ब्रेजिंग। धातुओं, सोल्डरिंग की तरह ब्रेजिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ब्रेजिंग में दो धातुओं को तीसरी धातु द्वारा, उष्मा द्वारा जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रेजिंग। और ब्रेजिंग अधिक तापमान पर पिघलने वाली धातुओं में किया जाता है, अर्थात ब्रेजिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जो ब्रेजिंग कार्य होता है उसके अंदर बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुहागा नामक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। और सुहागा नामक फ्लक्स या बोरेक्स नामक फ्लक्स जो है, इसका उपयोग हम लोग सोना चांदी का जो आभूषण होते हैं ना, उनमें टांका लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो फ्लक्स के प्रकार है और उनके उपयोग है पूरे होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे सोल्डरिंग आयरन के बारे में। तो साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं सोल्डरिंग आयरन। देखिए, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। अब जो सोल्डरिंग आयरन है, सबसे पहली बात तो सोल्डरिंग आयरन आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा मैं बना देता हूं हल्का सा। ये आपका सोल्डरिंग आयरन है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका सोल्डरिंग आयरन है और ये इसकी बिट हो गई भाई, ये इसकी मान लीजिए बिट है, ठीक है। और ये सीधे ऐसे शब्दों में आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए, सोल्डरिंग आयरन में हमने देखने की चीजें क्या हैं। सबसे पहली बात, जो सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? तो सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तांबे की या कॉपर की ये बनी होती है। तांबे या कॉपर की, सॉरी, तांबे या कॉपर की क्या बनी होती है? सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है, ठीक है। तो तांबा या कॉपर की बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि तांबा या जो कॉपर है ना, ये विद्युत का भी और उष्मा का भी। देखिए, सबसे मेन यहाँ पे जो कारण हम देंगे वो है उष्मा, ठीक है। विद्युत से हमें यहाँ लेना देना नहीं है। तो विद्युत का तो चालक होता ही है तांबा, उसके साथ ही उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है तांबा, ठीक है। तो उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक होने के कारण बिट किसकी बनी होती है? तांबे की। क्योंकि यहाँ जो ये हीटिंग एलिमेंट है ना, ये हीटिंग एलिमेंट इसका बना होता है, किसका? नाइक्रोम का बना होता है साथियों। किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनी होती है? पता होना चाहिए आपको। निकिल,
और क्रोमियम से। ठीक है, निकिल कितना होता है? 80 होता है, और क्रोमियम कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो निकिल और क्रोमियम, ठीक है, तो Ni क्रोम, देखिए निकिल से Ni उठाया और यहां से क्रोम उठाया, तो क्या हो गया? नाइक्रोम। ठीक है, कुछ लोग इसको पढ़ने वाले निक्रोम भी पढ़ देते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो उष्मक तत्व होता है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ध्यान रखना पहली बात। तो दूसरी बात, ये उष्मक तत्व जो होता है ना, इसका जो एलिमेंट है वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये एलिमेंट श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये बात भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। पूछ ले तो हीटिंग एलिमेंट के जो तत्व है, तापक तत्व है, किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक है, सप्लाई के तो समानांतर में होता ही है, लेकिन ये अगर एलिमेंटों की बात करें तो ये श्रेणी में आपस में जुड़े होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें तो बिट किसकी है? तांबे की है। तांबे की क्यों है? क्योंकि तांबे की ऊष्मीय चालकता सबसे ज्यादा होती है। इसके कारण यहां से जो ऊष्मा है वो जल्दी से बिट के माध्यम से कहां पहुंच जाएगी? जो जोड़ आपका होगा वहां तक पहुंचा देंगे हम लोग आसानी से। किसके द्वारा? बिट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो सोल्डरिंग आयरन जो है इलेक्ट्रिकल कार्यों में, कौन से कार्यों में? इलेक्ट्रिकल जो कार्य होते हैं ना, वैद्युतिक कार्य, इन वैद्युतिक कार्यों के अंदर जो सोल्डरिंग आयरन होता है ना, ये सोल्डरिंग आयरन हम लोग यूज करते हैं 65 वाट से 125 वाट तक का, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। और इसका टेम्परेचर जो होता है ना, वो 220 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 480 डिग्री सेल्सियस तक होता है साथियों, ये भी ध्यान रखना, ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो वैद्युतिक कार्य में उपयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन का कितना होता है? वर्किंग टेम्परेचर 220 डिग्री से 480 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पीसीबी आदि है, ठीक है, पीसीबी है या ट्रांजिस्टर है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन, वो कितने वाट का होना चाहिए? 15 वाट से 25 वाट तक का होना चाहिए साथियों। कितने वाट तक? 15 वाट से कितने वाट तक? 25 वाट तक का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं आज की। और साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।